हर मंगलवार और जुमेरात रात 7:30 बजे डीडी कशन पर। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बिल के खिलाफ न्यूयॉर्क में भी सुनाई दी आवामी एहतजाज की गूंज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों के दौरान बेमियादी बिजली कटौती से भड़के आवाम। और श्रीनगर में बैरूनी सतह की खास नुमाइश का एहतमाम। पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024 नामी बिल को पेश करने के बाद इस काले कानून के खिलाफ मुख्तलिफ जगहों पर आवाम का एहतजाज हंगामा खेज मुजाहिरों में तब्दील हो गया था। मकामी आवाम और कौम परस्तों का ये एहतजाज अब और भी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है और बैरूनी ममालिक तक फैल चुका है। हालिया दिनों न्यूयॉर्क सिटी में जारी एहतजाज में कौम परस्त रहनुमा तौकीर गिलानी ने बेहद सख्त अल्फाज में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मसनदे इक्तदार पर बैठे अनवरुल हक को इस कानून को फौरन ही वापस लेने का मुतालबा किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे हर रोज हुकूमत और पुलिस जोर जबरदस्ती के बलबूते आवामी तहरीक को दबाने में लगी हुई है। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। ये हैं पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कौम परस्त रहनुमा तौकीर गिलानी, जो इस्लामाबाद में पेश किए गए पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024 नामी बिल की मुखालिफत में न्यूयॉर्क में जारी एहतजाज में शामिल हुए हैं। इन्होंने बताया कि कैसे हुकूमत ने आवाम के बुनियादी हक और आज़ादी को सलब करने के इरादे से इस काले कानून को पेश किया है, जिसकी सभी कौम परस्त रहनुमा शदीद मजम्मत कर रहे हैं। ये तहरीक जो जारी है, हम सारे उस तहरीक की पुष्ट पर हैं। ये काला कानून फौरन वापस लिया जाए। ये जितनी भी बोगस FIR जो काटी गई हैं और जितने भी लोग जो हैं वो वहाँ पे गिरफ्तारियां पे जिनकी की गई हैं, गिरफ्तार शुदगान को रिहा किया जाए। जो वादे तुमने अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजों के दौरान अवाम से किए हैं, जो वायदे किए हैं, वो पूरे किए जाएं और इस काले कानून को फिलफौर वापस लिया जाए। इस काले कानून को लेकर पहले से ही आवाम और कौम परस्त रहनुमा मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार कर रहे थे, जिसकी लपट अब बढ़ते बढ़ते दीगर बैरूनी ममालिक में भी देखने को मिल रही है। लोग न्यूयॉर्क शहर में जाकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जगह जगह कौम परस्त अपनी हक की बात उठा रहे हैं। काबिल गौर है कि ज़ेरे एहतजाज लोग इस बात पर हैरत जाहिर कर रहे हैं कि आवाम के साथ बरती जाने वाली इस अजियत की जिम्मेदारी लेने से तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमा अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं यहाँ आपके सामने एक विक्टिम की हैसियत से खड़ा हूँ। मैं वहाँ गुज़श्ता 1.5 साल लड़ता रहा हूँ और मुझे एक इंतहाई झूठे और बोगस उसमें मौलवियों को पीछे लगाकर, एजेंसियों को पीछे लगाकर ब्लास्फेमी का केस मुझ पे डाला गया। जिससे बात की उसने कहा जी हमें नहीं पता है ये कौन कर रहा है, हमें नहीं पता है ये कौन कर रहा है। सदर से लेके वजीर आजम से लेके डिप्टी कमिश्नर तक एवरीबॉडी ये कहता है कि हमें कोई पता नहीं है जी इसके पीछे कौन है। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में जैसा कि अब तक होता आया है कि हुकूमत आवाम से जुड़े हर मसले मसाइल से नदारद ही रहती है। इस बार भी अनवारुल हक की हुकूमत का बेहिसी भरा रवैया देखने को मिल रहा है। हुकूमत की जानिब से आवाम को हिरासा करने वाले इस नए शगुफे को छोड़ने के बाद आवाम को क्लैरिफिकेशन देने की बजाय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के जरिए उन पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल मंच से कौम परस्त हुकूमत के वजूद को ललकार रहे हैं। सबसे मुशावरत करके तो कोई फैसला करेंगे। सबसे क्या मुशावरत करनी है? बैरिस्टर सुल्तान 3 जलसों में कह चुका है कि मुझसे पूछे बगैर ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, काला कानून है। राजा फारूक हैदर सरेआम कह चुका है काला कानून है। शाह गुलाम कादर सरेआम कह चुका है काला कानून है।
पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे चुकी है कि ये काला कानून है, तो ये कौन नाफिज कर रहा है ये कानून? अगर ये सारे जिनके मैंने नाम लिए हैं ये सब हुकूमत में शामिल हैं, ये सारे चोर जितने भी हैं ये सब हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन जब ये लोगों के सामने जाते हैं तो कहते हैं जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये काला कानून है, इसको नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की इस नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज चाहे मुजफ्फराबाद में हो या फिर न्यूयॉर्क में, अवाम हर जगह गुस्से में नजर आ रहे हैं। तमाम जगहों पर अवाम में पाकिस्तान से आज़ादी का जोश व जज्बा देखने लायक था। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मकामी अवाम और कौम परस्त रहनुमा मिलकर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की गुलामी को उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और न्यूयॉर्क में हो रहे एहतजाज को देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। शाहराह अब्रेशम के मतलब से ज्यादातर बड़े बुजुर्ग बखूबी वाकिफ हैं और कई नौजवान भी जानकारी रखते हैं। जमानाए कदीम से शाहराह अब्रेशम यानी सिल्क रूट के जरिए जुनूबी और वस्ती एशिया तक होने वाले भारत के नादिरो नायाब मसनूआत की तिजारती सरगर्मियों से हम सभी वाकिफ हैं। इनमें जम्मू कश्मीर की रिवायती दस्तकारी और साजो सामान भी शामिल है। मौजूदा वक्त में सिल्क रूट के वक्त से चली आ रही कदीमी और रिवायती तिजारती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर शहर में 2 रोजा बैरूनी सतह की नुमाइश का एहतमाम किया गया। इसके जरिए वादी के हुनरमंद दस्तकारों और कारीगरों को दुनिया के दिगर मुल्कों से आए आर्टिजन्स के साथ अपने मसनूआत और साजो सामान पेश करने का मौका मिला। प्रोग्राम की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि इसमें आए लोगों को मकामी दस्तकारों के साथ इंटरनेशनल आर्टिजन्स के साथ मिक्सअप होने और उनके पेश किए गए मसनूआत को करीब से देखने और जानने का मौका मिला। और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। एक कदीम वक्त से श्रीनगर शहर वादी कश्मीर की फनो सकाफती और विरासत के साथ कारोबारी और तिजारती सरगर्मियों का मरकज रहा है, जिसे हम अदब, रक्सो, मौसीकी, फने मुसव्वरी और मुख्तलिफ तरह की दस्तकारी से जुड़े लोगों का गहवारा भी कहते आए हैं। इसकी तारीख शाहराए अब्रेशम यानी सिल्क रूट से वाबस्ता है। उस दौर में ताजिर भारत से कई मसनूआत वस्ती एशिया तक लाते और ले जाते थे। इसमें कश्मीर के मसालों और मुख्तलिफ तरह की दस्तकारी के सामान शामिल होते थे। इसके सबब आम आवाम को कारोबार के साथ साथ एक दूसरे की सकाफती विरासत को जानने समझने का मौका भी मिलता था। मौजूदा नस्ल और सयाहों को भी इस बाबत समझाने के लिए श्रीनगर शहर के डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स की जानिब से 2 रोजा नुमाइश का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी दस्तकारों के साथ साथ कई मुल्कों के आर्टिजन्स ने शिरकत की। यहाँ पे एक छत के नीचे SKICC में डल के किनारे ग्लोबल बेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारे अपने क्राफ्ट्समैन जो जम्मू कश्मीर के, जब मैं अपना कहती हूँ, वो इतने सारे अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को लेकर के आए हैं विद द क्वालिटी विच इज़ पार एक्सीलेंस। नॉर्मली जब हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट डिफरेंट एग्जीबिशंस करता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी एग्जीबिशंस जहाँ पे हमारा इंटरनेशनल आर्टिजन जो है, स्पेशली हम देख रहे हैं सेंट्रल एशिया के आर्टिजन का यहाँ डिस्प्ले बहुत ही अच्छा अट्रैक्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये तो एक तरह से क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज भी होता है ऐसे में, और हमारे जो जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट हैं उन्हें देखने को, सीखने को और अपने आर्ट फॉर्म के अपने वैल्यू को समझने और दूसरे के वैल्यू को समझने का भी ज़्यादा मौका मिलता है। श्रीनगर की ये खास नुमाइश वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल का एक अहम हिस्सा थी, जिसकी यहाँ 60वीं सालगिरह इस नुमाइश के तौर पर मनाई गई। इसका मकसद मकामी दस्तकारों और बैरूनी ममालिक से आए कारीगरों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम करना था। इसमें दस्तकारी की ये नुमाइश काफी कामयाब होती दिखाई दी। यहाँ कायम स्टॉल्स अलग अलग मुल्कों के दस्तकारी और दीगर मसनूआत से सजाए गए थे। मसलन यहाँ पर आए लोगों को जहाँ एक जानिब ईरान की एक से बढ़कर एक आर्टिफैक्ट्स और कालीन की उम्दा कारीगरी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और रशिया की मलबूसात, मुसव्वरी और बेशकीमती जेवरात को देखने और उन्हें फरोख्त करने का मौका मिला। प्रोग्राम को मिले इतने अच्छे रिस्पॉन्स से मेहमान दस्तकार काफी मुतमईन दिखाई दिए।
Yes, it's my first time visiting Kashmir and first time visiting exhibition, such event in Kashmir as well. So I feel great because I have an opportunity to communicate with other artisans and see their crafts, see their techniques. एग्जीबिशन में जेरे शिरकत लोगों की चहल पहल से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दस्तकारी महकमे की इस मुस्बत पहल से मकामी लोग, खास तौर से हुनरमंद दस्तकार, काफी मुतमईन दिखाई दिए। इसकी तस्दीक इसी बात से हो जाती है कि आर्टिफैक्ट्स के कदरदान जगह जगह कुछ नया सीखते और नया तजुर्बा हासिल करते नजर आए। स्टॉल ओनर्स अपने खाली वक्त में अपने मोबाइल से ऑनलाइन राबिता करते दिखे। जम्मू कश्मीर में लाई जा रही मुस्बत तब्दीलियों का ही नतीजा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ सन्नत को बढ़ावा देने के लिए सिलसिलेवार तरीके से कौमी और बैरूनी सतह की सरगर्मियाँ मुनक्किद की जा रही हैं, जिसका यहाँ पर लोग तहे दिल से खैर मक़दम कर रहे हैं। कश्मीर की इन्फ्लुएंसेस सिल्क रूट पे जाके पूरे जहां भी आप सेंट्रल एशिया जाए वहां तक गई और वहां के इन्फ्लुएंसेस कश्मीर आए। और क्योंकि कश्मीर का यही एक रूट था और इसी पे बिजनेस हुआ करता था, इसलिए जो हमारे बाहर से तुर्कमेनिस्तान से आए हुए हैं, ईरान से आए हुए हैं, उज़्बेकिस्तान से आर्टिस्ट आए हुए हैं, पहला इनका रिएक्शन है कि ये तो बड़ा सिमिलर सा लगता है, ये तो बड़ा एक जैसा लगता है। जो अगर हम प्लेन्स की तरफ जाते हैं तो वहां ऐसा है नहीं। सो सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक रिवाइवल, एक एक्सचेंज जो होता रहा, जो सदियों होता रहा और पिछले 60-70 सालों में बंद हुआ, लेकिन अगर ये एक्सचेंज फिर से चलता जाए और ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स करे जाए तो इससे एक वो रिवाइव, एक थ्रेड होगा, एक रिवाइव, एक रिश्ता होगा और यहाँ के आर्टिजन्स के लिए और वहाँ के आर्टिजन्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। कुदरत ने वादी को न सिर्फ अपनी बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, बल्कि यहाँ के दस्तकारों और कारीगरों के हाथों में वो जादुई कमाल दिया है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया के लोग करते आए हैं। श्रीनगर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में कन्नी शॉल से लेकर नक्काशीदार फर्नीचर्स और दीगर होम डेकोर आइटम्स तैयार करने तक के काम होते हैं। इसके साथ ही मुरादाबाद की तरह यहाँ की कॉपर वेयर इंडस्ट्री में दस्तकारों की सख्त मेहनत और नफासत की कारीगरी काफी मशहूर है। ताहम वादी के दस्तकारों को बढ़ावा देने में ये नुमाइशी प्रोग्राम काफी अहम तरीन माना जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवामी एहतजाज में शिद्दत देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से पुरअमन एहतजाजियों पर शेलिंग, टीयर गैस और लाठीचार्ज किया जा रहा है। तारिक कलमी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आवाम को डराने और दबाने में पाकिस्तान की तवील तारीख रही है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के एहतजाजियों के खिलाफ FIR के जरिए पाकिस्तान यहां पर अपने गैर कानूनी कब्जे को मजबूत कर रहा है। मकामी लोगों को हुकूक, आजादी और इजहार राय की आजादी से महरूम किया जा रहा है। तारिक कलमी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम पाकिस्तान की बर्बरियत भरी हुकूमत से आजादी की मांग कर रहे हैं। इसके लिए स्कर्दू में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इंफॉर्मेशन एंड PR बारामूला ने एक्स पर पोस्ट किया है कि DC बारामूला और MD JJM ने यहां पर जल जीवन मिशन के तहत चलाए जा रहे काम की तरक्की का जायजा लिया। उन्होंने मंसूबों को तयशुदा वक्त में पूरा करने की हिदायत दी। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर में खवातीन को एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए एग्री टूरिज्म, स्टार्टअप सपोर्ट, फंडिंग और मार्केटिंग स्किल्स के बारे में बताया गया। अनंत रूपम गुडी ने एक खूबसूरत वीडियो के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि बनिहाल बारामूला DMU काजीगुंड स्टेशन पर रुकी, जहां से ये दिलकश नजारा देखने को मिला।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारतीय फोर्सेज ने निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम तेज कर दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 30 से ज्यादा बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV को भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से पाकिस्तान हामी दहशतगर्दों पर जारी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन फूटी आंख नहीं भर रहा है। सच को झूठ और झूठ को सच बताने वाला PTV चैनल भारतीय फौज की कार्रवाइयों को अवाम दुश्मन इक़दामात बताने की नाकाम कोशिशों में लगा रहता है, जबकि हकीकत में मुल्क अवाम की हिफाजत में अमल पैरा हिफाजती अमला के अहलकार अवाम की फलाह बहबूदी के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं। गिरफ्तार भी उन्हीं लोगों को किया जाता है जो मुल्क दुश्मन या समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस हों। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का मौसम धीरे धीरे शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। दिसंबर के महीने में ऐसा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वजह से आवाम की परेशानियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। खास तौर से बिजली कटौती के वक्त में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। सिर्फ VIP इलाके में ही यहाँ 24x7 बिजली मिलती है, जबकि बाकी जगहों पर बमुश्किल 1 या 2 घंटे लाइट आ जाए तो उसी में मकामी लोग शुक्र मनाते हैं। छोटे बड़े सभी शहरों की यही कहानी है। ऐसे में गांव और कस्बों के बारे में पूछना ही क्या। इस वजह से समाज का हर तबका बुरी तरह से परेशान है। बेमियादी बिजली कटौती पर जिला स्कर्दू से आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसा कहा और समझा जाता है कि बिजली के बिना आज कुछ नहीं हो सकता। तरक्की के दिल की धड़कन बिजली है, लेकिन तरक्की की बातें पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में करना बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि यहाँ तो अवाम आज भी पत्थर के जमाने की जिंदगी जी रहे हैं। हुक्मरानों को भी शायद ऐसा लगता है कि बिजली होना न होना इस इलाके में एक ही बात है, हालांकि आवाम की सोच इससे जुदा है। कहीं जगह पर भी बिजली नहीं है, इसके जिम्मेदार कौन है? सूबाई हुकूमत और कौन है? 3-4 घंटे तो बिजली देते हैं हमको, 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे बिजली देते हैं। सुबह 9 बजे से 10 बजे वो भी नहीं आते। आज तो बिजली 24 घंटे में एक आधा घंटे क्या 10 मिनट भी बिजली नहीं है अभी तक। सुबह से लेकर अभी तक बिजली नहीं है। बात जब बिजली पैदा करने की सलाहियत की होती है तो इससे मुताल्लिक दावे तो बढ़ चढ़कर किए जाते हैं। मकामी रहनुमा अगर 10,000 मेगावाट पैदा करने की सलाहियत बताते हैं तो महकमाए बरक़ियात और वापडा यानी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी 20,000 मेगावाट का जिक्र करता है, जबकि पाकिस्तानी हुक्मरान जब यहाँ आते हैं या इसका जिक्र करते हैं तो 50,000 मेगावाट की काबिलियत बताते हैं। इन सब बड़े बड़े दावों के दरमियान पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को 200 या 300 मेगावाट से ज्यादा बिजली कभी नहीं मिलती। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे 24 घंटे में से कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 1.5 घंटा, और वो भी 2 घंटे बिजली में तकरीबन 3 दफ़ा ब्रेक होती है, 3 दफ़ा आती है। तो इसी तरह मतलब बिजली का सख्त बहरान है, और इसका हल तो मेरे ख्याल में स्पेशल लाइनें भी इन्होंने काट दिया, उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकल रहा है। तो मेन वजह यह है कि मैं जहाँ तक मुझे जो सुना है ये है कि बड़े बड़े लोगों के पास बिजली है, उनकी स्पेशल लाइनें हैं, आपके तमाम ब्रोकर्स के पास, आपके जनाब वाली जितने बड़े बड़े लोग हैं उन सब की स्पेशल लाइनें नहीं काटी गई है। सिर्फ जो गरीब लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनकी स्पेशल लाइनें काट दी गई है। तो जिसकी वजह से बहरान में कोई कमी नहीं आ रही है, बहरान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिजली के नाम पर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को जो 1-2 घंटे की लाइट दी जा रही है, उसे कभी खिलवाड़ तो कभी मजाक बताया जा रहा है। यहाँ न ही लाइट आने का कोई वक्त तय है और न ही जाने का। ऐसे में अगर किसी को कोई तैयारी करनी है तो वो कभी बेफिक्र नहीं रह सकता। फैक्ट्री से लेकर ऑफिस और जॉब से लेकर स्कूल तक हर जगह बिजली नदारद होने से हाहाकार मचा है। हालत ये है कि लाइट इतनी देर भी नहीं रहती कि इन्वर्टर या बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज हो सके। बिजली यहाँ बुझली है, बिजली नहीं है यहाँ पर।
یہ ہائیڈرو انرجی کا کہا جاتا ہے بلتستان بیس کیمپ ہے، لیکن یہاں ہائیڈرو انرجی کے حوالے سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، کھلواڑ، اب تک جو ہمارے جو تجربات ہوئے ہیں، جو تلخ حالات ہم گزرے ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہاں پر علاقے کو، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے. یہ چند ٹھیکیدار اور افسران کی جو ہے نا بیوروکریسی کی بندر بانٹ کے لیے یہاں پر پروجیکٹ لگائے جاتے ہیں اور چند مہینے کے بعد وائنڈ اپ کر کے جو ہے نا پیسے کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں میں تو کہوں گا 24 گھنٹے میں گھریلو جو صارفین ہیں ان کے لیے تقریباً 1 گھنٹے بھی بجلی میسر نہیں ہے. آج میں خود ہوں اپنا موبائل لا کے یہاں کسی دکاندار کے پاس لے کے آئے ہیں کہ اس کو چارج کریں، اس نوبت پہ ہیں. ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ سردی کے دنوں میں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں بجلی بحران اور بھی سنگین ہو جاتا ہے. یوں تو گرمی کے دنوں میں بھی بجلی غائب رہتی ہے، لیکن موسم سرما کے دوران تو بجلی کی مانگ اور کھپت زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ گیزر اور ہیٹر کا استعمال بیشتر گھروں میں ہونے لگتا ہے، جبکہ یہاں کسی بھی بڑے پاور ہاؤس سے اتنی بجلی نہیں ملتی کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو دی جا سکے. یہاں ندی نالوں پر چھوٹے چھوٹے بجلی گھر بنائے گئے ہیں جن کی کل صلاحیت ہی 5 یا 10 میگا واٹ کی ہے. ایسے میں اگر دہائیاں بیت جانے کے باوجود الیکٹریسٹی پروڈکشن نہیں بڑھا ہے تو اس کی ذمہ داری تو حکومت کی ہی بنتی ہے. بجلی کا حالت نہ پوچھے تو بہتر ہے، کیونکہ جو بجلی کا دورانیہ ہے وہ گھنٹے بھی نہیں آتے ہمارے جگہ پہ. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ جو بجلی کے جو ہے نا بہتر اقدامات کرے بجلی کے لیے. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں اب تک مختلف جماعت کے حکمرانوں کی حکومت رہ چکی ہے. تینوں بڑی سیاسی پارٹیوں یعنی پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر حکمرانی رہ چکی ہے، لیکن ان سب کا بیشتر وقت تو دونوں ہاتھوں سے پیسہ بٹورتے اور اپنی کرسی بچاتے ہوئے ہی بیت جاتا ہے. ایسے میں لوڈ شیڈنگ کی مشکل دور کرنا نہ ان لوگوں کی ترجیحات میں شامل تھا اور نہ ہی لگتا ہے کہ آگے ہوگا. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں بجلی کٹوتی اور اس سے پیش ہونے والی مشکلات دیکھنے کے بعد اب ایک بار پھر بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. یہاں کے کاشتکاروں کو آمدنی کے دیگر متبادل دستیاب کروانے کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے مختلف منصوبوں پر عمل کیا جا رہا ہے. اس کڑی میں پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا کے تحت جموں کشمیر کے فشریز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لوگوں کو فش فارمنگ کی اور راغب کیا جا رہا ہے. اس سمت میں ضلع ادھمپور میں بھی انتظامیہ اور محکمہ پروری کے مشترکہ تعاون سے بڑی تعداد میں کاشتکاروں کو خود کا فش فارم تیار کرنے میں ہر طرح کی امداد مہیا کی جا رہی ہے، جسے لوگ اپنی آمدنی بڑھانے کا بہتر ذریعہ مان رہے ہیں. وادی کشمیر کے بعد جموں خطے کے مختلف اضلاع میں ماہی پروری خاص طور سے ٹراؤٹ فش مقامی عوام کے لیے منافع بخش ذرائع معاش بنتا جا رہا ہے. اس کی مثال ضلع ادھمپور کے چنینی تحصیل سے مل رہی ہے. یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ماہی پروری سے جوڑنے کے لیے ضلع انتظامیہ اور ماہی پروری محکمے کی جانب سے پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا کے تحت تمام سہولیات اور جانکاریاں دستیاب کروا رہے ہیں. اس منصوبے کے تحت کاشتکاروں کو سیڈز، فیڈز، پاؤنڈ تیار کرنا، فش ویئرنگ، دیگر اہم ترین معلومات اور اس کی مالی مدد دی جا رہی ہے. جموں کشمیر کی جو HADP ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام اسکیم ہے، اس کے تحت ٹراؤٹ فارم، کارپ فارم اور ایسی کئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ 50% تک سبسڈی دی جاتی ہے. اور سملرلی بھارت سرکار کی پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا کے تحت بھی مہیلاؤں کو 50% اور میلز کو 40% سبسڈی دی جاتی ہے. تو انہی اسکیمز کے تحت کئی لوگ یہاں پہ نئے یونٹ سیٹ اپ کر رہے ہیں اور HADP میں ابھی تک 14 یونٹس ایسے سیٹ اپ کر دیے گئے ہیں ادھمپور ضلع میں، جس میں لوگوں نے سبسڈی کا فائدہ لیا اور اپنی لائیولیہوڈ جنریشن کو وہ ڈائیورسفائی کر رہے ہیں. چنینی تحصیل میں پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا کے تحت فش فارمنگ میں زرعی کاشت سے جڑے لوگوں کو آگے لانے کے لیے ضلع انتظامیہ کی طرف سے کئی ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ان میں سب سے اہم ہے لوگوں کو خود کا یونٹ قائم کرنے کے لیے مالی امداد دستیاب کروایا جانا. محکمے کے اہلکاروں کی جانب سے مچھلیاں خاص طور پر
बेहद ठंडे पानी में रहने वाली ट्राउट फिश की किस तरह परवरिश की जाए, इनकी खुराक और पॉन्ड की साफ सफाई समेत कई ऐसी जरूरी बातों की जानकारियां दी जाती हैं। इन्हीं अहम तरीन जानकारियों से मकामियों को बेदार किया जाता रहा है। यही वजह है कि इस काम से फायदा उठाने वाले काश्तकार दूसरे नौजवानों को भी इसमें आगे आने की बात कह रहे हैं। HPDP के तहत मुझे ये काम दिया और मैंने रेस पर बनाए। 2 साल हो गए मुझे, मैंने 2-2.5-3 लाख रुपया इससे मुनाफा कमाया। उससे हमारा बच्चों का खर्चा चल रहा है और अपना पेट पालन हो रहा है जी। देखो, गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काम से कम साल से 2-2.5 लाख रुपया बचता है और हमारे बच्चों का पढ़ाई का खर्चा जो चल रहा है इससे। पहले हम जिम्मेदारी करते थे, उससे हमें कोई इतना मुनाफा नहीं मिलता था। HADP यानी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम मंसूबे के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की जानिब से माही परवरी, खास तौर से ट्राउट फिश फार्मिंग का काम शुरू करने के लिए 50 से 60% तक की माली इमदाद दस्तयाब की जाती है। इसके साथ ही महकमे की जानिब से फिश फार्मर को 1 साल तक मछली के दाने और उनके अंडे दिए जाते हैं। फिशरीज यूनिट को कामयाबी से चलाने के लिए लोगों को खास तरबियत भी दी जाती है। इन्हीं सब मुस्बत इक़दामात का ही नतीजा है कि मकामी नौजवान काश्तकारी से ज्यादा माही परवरी के कामों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मामू जी कह रहे हैं कि 2-2.5 लाख रुपया हो रहा है साल का बेनिफिट। 3 साल हो गए मामू को काम करते हुए, हम भी सीख रहे हैं। तो पानी लाना पड़ता है दूर से, कर रहे हैं मेहनत, तो पैसे आएंगे तो बनाते हैं हम भी रेस पे, तो करेंगे काम। जम्मू कश्मीर में काश्तकारी में पैदावार को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत की जानिब से हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इलाकों में ज़रूरी पैदावार के साथ किरमकशी, मगसबानी, बकरी और भेड़ पालन और इसी तरह कई दीगर मुतबादिल पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। इसी तरह मुस्तकबिल में माही परवरी से भी सिर्फ उधमपुर के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों के लोग अच्छे खासे मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।